तू तो आजकल बड़े नोट छाप रहा है, क्या बात है भाई? हमें भी दे कोई टिप्स वगैरह। भाई बस स्टॉक्स में नहीं, लोगों में पैसे इन्वेस्ट कर। लोगों में मतलब, अरे मतलब ये कि वहाँ अरिजीत सिंह ने गाना गाया और यहाँ हमने पैसे बनाया। चल बे, क्या टोपी पहना रहा है? अरे नहीं भाई, सच बोल रहा हूँ। और कैसे भाई, हमें भी बता, क्या कर रहा है ऐसा? अरे पक्का, अभी बताते हैं। पूरा वीडियो देखो, एंड तक सब समझ में आ जाएगा क्या हुआ और कैसे। हाँ भाई पक्का भाई। और सुनो, इतना ज्ञान ले रहे हो तो थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब भी करवाओ भाई वीडियो में। अरे बिल्कुल, अभी करते हैं लाइक और सब्सक्राइब। A lot of artists aren't getting paid full scale for their art. And when people say that they love you and they respect you, but at the same time take, 80% of your earnings, but then that's the sharp part of the sword. And we're at the wrong end of it right now. ये वीडियो जो आपने देखा उसमें प्रिंस, जो कि एक बहुत ही फेमस सिंगर है, वो बता रहे हैं कि कैसे उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है इवन तो उन्होंने एक हिट सॉन्ग बनाया। और ये कोई इकलौता इंसिडेंट नहीं, ऐसे हज़ारों इंसिडेंट्स मिल जाएंगे इंटरनेट पे। कुछ फैक्ट्स पे नज़र डालते हैं। साल 2017 में सिटी ग्रुप ने पुटिंग द बैंड बैक टुगेदर नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश किया, जो रिपोर्ट बताता था कि पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री का ओवरऑल रेवेन्यू रहा $43 बिलियन एक साल में। एंड इस पूरे पैसे का सिर्फ $5 बिलियन यानी कि 12% वो ही गया आर्टिस्ट को। बाकी 88% कहाँ गया, कौन खा गया? जवाब है मिडिलमैन, जैसे कि म्यूज़िक स्ट्रीमिंग कंपनीज, लॉयर्स, एडवर्टाइजर्स, लेबल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे लेयर्स हैं बीच में। और ये कोई सिर्फ फॉरेन का इंसिडेंट नहीं है, ये इंडिया में भी होता है। सोनू निगम, श्रेया घोषाल, ऐसे फेमस आर्टिस्ट ने काफ़ी बार इन मिडिलमैन के अपोजिशन में आवाज़ उठाई है। बट सालों से चलते आ रहे इस परेशानी का अब हमारे पास सॉल्यूशन है। इनफैक्ट ब्लॉकचेन अभी ऑलरेडी इसे सॉल्व कर रहा है, एक छोटे स्केल में सही, बट ये काफ़ी ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट आर्टिस्ट खुद इस चीज़ों का डिमांड कर रहे हैं कि हमें ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए जहां हम ओन करें चीज़ें। लास्ट 1-2 सालों से काफ़ी सारे ब्लॉकचेन बेस्ड म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ये काफ़ी नेसेंट स्टेज में है, पर आर्टिस्ट के हक के लिए काम कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म्स 3 स्टेप में काम करते हैं। पहला, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रांसपेरेंट एंड पब्लिकली अवेलेबल बनाना, ताकि कोई भी गलत फ़ायदा ना उठा पाए आर्टिस्ट का। सबको पता हो कि ये क्लॉज हैं और यही फॉलो होंगे, और ये इनको सिक्योर बनाना ताकि कोई इसे चेंज ना कर पाए, कोई इन कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज ना कर पाए, हैक ना कर पाए। दूसरा, जो भी म्यूज़िक के फाइल्स हैं या जो भी एक्चुअल फाइल्स हैं आर्टिस्ट ने जो बनाए हैं, उन्हें डिसेंट्रलाइज्ड वे में स्टोर करना ताकि वो सुपर सिक्योर हो, कोई उन फाइल्स को डिलीट ना कर पाए। हम ये भी जानेंगे कि कैसे होता है, बट पहले तीसरा पॉइंट, परपेचुअल रॉयल्टी। यानी कि एक बार अगर आर्टिस्ट ने डिसाइड कर लिया है कि उसे हर एक बार जब म्यूज़िक प्ले हो रहा है तो उसमें X परसेंटेज, मान लीजिए 2-3% मिलेगा, तो वो परसेंटेज फिक्स हो गया। वो उस आर्टिस्ट को ज़िंदगी भर मिलेगा, चाहे वो म्यूज़िक कोई भी कहीं भी प्ले कर रहा हो। अब ये तीनों स्टेप्स सुनने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, पर आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करके एक फ़ीचर होता है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, जो कि कंडीशंस होते हैं और स्टेटमेंट्स होते हैं। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट का खूबी ये है कि इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, इसे कोई हैक नहीं कर सकता। एंड ये स्मार्ट इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस जो भी आपने फिल किए कि हाँ भाई रॉयल्टी जब भी प्ले हो तो उसको मिल जाना चाहिए, तो वो उस एसेट को ट्रैक करता है कि वो म्यूज़िक को एक्चुअली म्यूज़िक के फाइल को ट्रैक करता है कि अच्छा प्ले हुआ कि नहीं, और वो कंडीशंस को एक्चुअली में चेक करता है कि ओ ये कंडीशंस फुलफ़िल हुआ कि नहीं। एंड जैसे ही वो कंडीशन फुलफ़िल हो, ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे कि मैंने इधर प्ले किया ये म्यूज़िक फाइल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पता चला कि हाँ भाई ये रोशन ने प्ले किया है, और वो मेरे अकाउंट से पैसे काट के म्यूज़िक कंपोज़र और जो भी म्यूज़िक आर्टिस्ट थे उन्हें दे देगा ऑटोमेटिकली। एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, जो सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं, अभी जनरली क्या होता है कि आपने एक म्यूज़िक फाइल लिया, वो एक हार्ड डिस्क में स्टोर कर लिया, एक सर्वर में स्टोर कर लिया, अब इस सर्वर से डिलीट हुआ तो हमेशा के लिए गया वो फाइल। बट ब्लॉकचेन में क्या होता है कि काफ़ी सारे कंप्यूटर्स एक ब्लॉकचेन से जुड़े हुए होते हैं। सो जो भी एक फ़ाइल है वो हर एक नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स में उसका एक कॉपी होगा। तो आपने एक कंप्यूटर से डिलीट भी कर दिया तो भी बाकी कंप्यूटर्स के पास वो कॉपी रहेगी। सो अगर आपको एक फ़ाइल डिलीट करना है तो आपको सारे कंप्यूटर से डिलीट करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। अब इन स्टेप्स के कारण जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे उसमें हम
म्यूज़िक लेबल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ उन्हें इतना % रॉयल्टी जाएगा जब भी वो प्ले होगा, क्योंकि म्यूज़िक लेबल्स भी हेल्प करते हैं एक आर्टिस्ट को ग्रो करने के लिए, एक आर्टिस्ट को लाइमलाइट में आने के लिए। सो सारे लोगों के लिए वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इससे बस फ़ायदा ये है कि आर्टिस्ट के पास ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगा। अरे ये सब तो ठीक है, पर मैं पैसे कैसे कमाऊँ? अब ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको आर्टिस्ट सेल भी कर सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं। हमने शेयर्स बना दिया है, कुछ शेयर यूज़र्स को भी मिल सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे कि एक बड़ी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते वक्त बहुत सारे शेयर्स हो जाते हैं और सबको खरीद बेच सकते हैं। म्यूज़िक के शेयर्स को NFT के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और हर एक NFT को बेचा जा सकता है, ऐसे ही ऑक्शन किया जा सकता है, जिससे कि जब भी लोग खरीदेंगे उसे तो आर्टिस्ट को एक लमसम पैसा तो मिल ही गया और जब भी प्ले हो रहा है तो वो रॉयल्टी तो मिल ही रहा है। इससे हम जैसे लोगों को फ़ायदा ये है कि मान लीजिए कोई एक उभरता हुआ आर्टिस्ट है, कम पैसे में NFT खरीदा था, आज उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, सॉन्ग वायरल हो गया, तो अब मेरे पास बहुत पैसा है, मैं उसको सेल कर सकता हूँ उस NFT को और पैसे बना सकता हूँ। इनफैक्ट असलियत में साल 2021 में 2 आर्टिस्ट ने एक NFT सेल किया। 24 घंटे के अंदर उनका म्यूज़िक करीब 12 मिलियन डॉलर में बिका। हाँ थोड़ा हाइप था उस टाइम पे एंड ये सस्टेनेबल भी नहीं है 12 मिलियन, बट आप पॉइंट समझ गए ना। देखिए कुछ समझा नहीं, म्यूज़िक के शेयर्स, NFTs क्या मतलब? भाई तू थोड़ा पेशेंस रख, सब बता रहा हूँ NFT क्या है, कैसे है, सब कुछ आ रहे हैं, रुको थोड़ा। NFTs का फुल फॉर्म है नॉन फंजेबल टोकन। फंजेबल टोकन या फंजेबल चीज़ें वो होती है जो यूनिक नहीं होती है, जैसे कि 2,000 या 100 रुपए के नोट। अब एक नोट यूज़ करो या ये वाला नोट यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉन फंजेबल वो चीज़ें होती है जो कि यूनिक होती है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ। अब वो भले सचिन 2 बार साइन कर सकता है, लेकिन 2 ऑटोग्राफ कभी भी एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे, उनका वैल्यू डिफ़र कर सकता है, उसमें थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है एक ऑटोग्राफ बहुत पुराना हो, किसी एक फेमस मैच में दिया हो, तो उसका वैल्यू अलग है। तो अब एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लीजिए अरिजीत सिंह ने एक सॉन्ग रिलीज़ किया, उस सॉन्ग को छोटे छोटे पार्ट्स में 10 NFTs के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि हाँ फर्स्ट 10 सेकेंड्स ये वाला NFT होगा, सेकंड ये कुछ और, सो ऐसे 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब वो 10 पार्ट उसने NFTs की तरह सेल कर दिया, तो उससे उन्हें एक पैसा मिला कि हाँ भाई ये 10 NFTs बेच के उन्हें कुछ पैसा मिला जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और उन्होंने लिख रखा था कि हाँ NFTs जब भी बिकेगा, खरीदेगा तो मुझे कुछ रॉयल्टी मिलेगी। अब मान लीजिए एक NFT मैंने खरीदा और वो सॉन्ग का पोर्शन किसी ने रील्स या शॉर्ट्स बना के वायरल कर दिया। अब वो जब वायरल हो गई तो उस NFT का डिमांड बढ़ गया। अब मैं जब उसे बेचूंगा तो मेरे को बहुत पैसे मिलेंगे, और NFTs जब है मेरे पास तो मेरे को भी रॉयल्टी जा रहा है, अरिजीत सिंह को भी रॉयल्टी जा रहा है, सबको रॉयल्टी जा रहा है। तो आप समझे मैंने क्या किया है? मैंने उभरते हुए आर्टिस्ट के NFTs खरीदे और जब वो ग्रो किए तो मैंने बेचे। कुछ NFTs के सॉन्ग जो थे वो वायरल हो गए, जिससे मैंने बहुत पैसे कमाए। भाई अब मैं सब समझ गया, बस जा रहा हूँ अभी के अभी सारा FD तोड़ के NFTs में पैसा डालूंगा, मैं भी बनूंगा मिलियनेयर। एकदम ही बैल बुद्धि हो तुम, थोड़ा रिस्क विस्क समझो, थोड़ा चैलेंजेस देखो इसके, फिर करना इन्वेस्ट। ऐसे सिस्टम के 2 मेन चैलेंजेस हैं। पहला कि ये जो NFTs या क्रिप्टो हैं ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, ना गवर्नमेंट के साइड से, ना यूज़र्स के साइड से, ना रेगुलेशंस के साइड से। तो मार्केट में इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत वैलेटाइल है, जिससे काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है ये। और दूसरा NFTs जो होते हैं वो बहुत सिर्फ डिमांड बेस्ड है। मान लीजिए कल अरिजीत सिंह का गाना फ्लॉप हो गया तो वो NFT भी गया, कोई इनहेरेंट वैल्यू अभी तक नहीं है, मतलब कि आप इतना फिक्स्ड मिनिमम तो मिलेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। भाई रिस्क है तो इश्क है, पर इश्क में कंगाल ना हो जाना, सोच समझ के इन्वेस्ट करना। हाँ भाई ये बात सही बोली, सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे। और आपके चैनल को तो पक्का लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं हम। अरे 2-4 को दोस्त लोग भी हैं, उन लोग से शेयर तो करना ही पड़ेगा वीडियो, आप लोग भी कीजिए। और आप लोग प्लीज़ बताइए कैसा लगा वीडियो, थोड़ा कुछ नया ट्राई किया है, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को दिखाइए क्या चल रहा है, उन्हें भी तो रईस बनना है ना NFT खरीद के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।